इंडिया के अंदर एक साल में 140 से 150 मिलियन फोन्स बिकते हैं और इस पूरे मार्केट का राजा यहाँ पर कौन है, इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करते हैं, क्योंकि रैंकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रैंकिंग ऐसी क्यों आ रही है इसको भी हमने पता लगाने की कोशिश करी है। सबसे पहले कुछ फन फैक्ट बता देता हूँ। इंडिया के मार्केट के अंदर जो एवरेज प्राइस जो आज के समय में स्मार्टफोन का वो 24,000 रुपए टच कर चुका है। यस, ASP बहुत तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी 70 to 80% जो फोन्स रहे तो 30,000 रुपए के नीचे ही यहाँ पर बिक रहे हैं और उसके अंदर भी 30,000 रुपए के ऊपर का जो मार्केट है वो है, लेकिन वहां पे सिर्फ चुनिंदा कंपनीज यहाँ पे ग्रो कर रही है और सबसे बुरी हालत तो आज के समय में ज्यादातर चाइनीज कंपनीज की है। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ टॉप 10 रैंकिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, उन फोन्स के बारे में बात करूंगा, उन ब्रांड्स के बारे में भी जिसका शेयर शायद आप लोग जान के थोड़ा सा चौंक जाओ, क्योंकि कुछ का तो पॉइंट भी है यहाँ पे। तो खैर, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जो नंबर 1 कंपनी शिपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कर रही है वो कर रही है वीवो, और वीवो का शिपमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तकरीबन 19% का मार्केट शेयर है और हर साल ये अपने मार्केट शेयर को धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। और कोर रीजन वीवो की सक्सेस का है कि ऑफलाइन में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होना। यस, ऑफलाइन के अंदर उसने बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्रैक किया है। 10 साल से ज्यादा हो गए इंडिया के अंदर इस कंपनी को ऑपरेट करते हुए। हैवी एडवर्टाइजिंग के अंदर वीवो अपने फोन्स को बहुत ज्यादा पुश करता है और खास तौर पे अपने प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर काम किया, जिसके अंदर वन ऑफ द कोर कैटेगरी है कैमराज। वीवो के ज्यादातर फोन के अंदर कैमराज टॉप नॉच रहता है, कॉम्पिटिशन से काफी ज्यादा बेटर है, जिसका इम्पैक्ट उनकी सेल्स के अंदर पड़ा है। क्योंकि कोई भी मोबाइल फोन जब ऑफलाइन में लेने जाता है तो मोबाइल फोन हाथ में लेके देखता है, पीछे का बैक पैनल देखता है, उसके बाद मोबाइल फोन ओपन करने के बाद जो सबसे पहली चीज करता है वो है कैमरा। उसी छोटी सी फिलॉसफी को वीवो ने क्रैक किया। इन हैंड फील अच्छी करो, डिजाइन अच्छा करो और कैमरा अच्छा करो, बस आपका मोबाइल बिकने लगेगा। वीवो का जो मेजॉरिटी वॉल्यूम वाई सीरीज से आता है, वी सीरीज भी उनकी बिक जाती है। भले ही हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही घटिया हो, लेकिन फिर भी लोगों को आज के समय स्पेसिफिकेशन कितनी नहीं पड़ी। लोग चाहते हैं कि उन्हें सस्ते रेट के अंदर एक अच्छा कैमरा, अच्छा डिजाइन, अच्छे लुक्स और फोन उनका हैंग वगैरह ना करे, वहां पे खिल जाता है। हालांकि वीवो ने स्मार्टनेस दिखाई अपनी टी सीरीज के साथ, जैसे थोड़ा सा ऑनलाइन सेंटर रखा है और उसके अंदर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फीचर डाला, अच्छा चिपसेट भी डाला। और हाँ, यहाँ पर मैं आईकू जैसे ब्रांड को इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ये कुछ चीजें जो वीवो की फंडामेंटली वर्क कर रही है। देखने वाली बात है कब तक वीवो यहाँ पे मार्केट में किंग रहता है और कब तक वीवो को यहाँ पे कोई टक्कर नहीं दे पाता। और वीवो के साथ जो कंपनी यहाँ पे सबसे ज्यादा टक्कर दे सकती है वो है सैमसंग। सैमसंग का मार्केट शेयर 14.5% इंडिया में। इंडिया के अंदर जो सेकंड क्वार्टर था वो काफी अच्छे तरीके से रहा सैमसंग का, जहाँ पे सैमसंग ने अपने काफी सारे फोन्स को बेचे और सरप्राइजिंगली सैमसंग का A36, A56 जैसे जो फोन्स रहते हैं जिनको ऑनलाइन बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है वो सैमसंग यहाँ पे बेच लेता है। इवन ऑनलाइन में सैमसंग ने अपना गैलेक्सी S24 FE जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था उसे भी इस साल बहुत बेचा, क्योंकि जब से वो डिस्काउंट में आया बिका वो फोन बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही सैमसंग अपने पुराने A55, A35 मॉडल्स को भी बेच रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ तक कि सैमसंग की A सीरीज उसके लिटरली ब्रेड एंड बटर है। M सीरीज और F सीरीज के बारे में बात करें तो सैमसंग उसके लिए ODM पार्टनर को यूज करता है। हालांकि क्वालिटी उसमें इतनी अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा आउटडेटेड डिजाइन है, लेकिन ब्रांड वैल्यू के कारण सैमसंग को यहाँ पे कहीं ना कहीं पुश मिलता है। इसके साथ ही मार्केटिंग में भी हैवी स्पेंडिंग करता है सैमसंग यहाँ पे इंडिया में, जिस कारण से उसे एक प्रोडक्ट के अंदर बूस्ट मिला। खास तौर पे बात करें सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक बिके इंडिया के अंदर S25 सीरीज, क्योंकि जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं, जिस प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे आते हैं, वहाँ पे मोबाइल फोन बेचना आसान नहीं है, लेकिन सैमसंग वहाँ पे बेच देता है। हालांकि ये चीज मैं फ्लिप 7 और फोल्ड 7 के लिए नहीं कह सकता। फ्लिप 7 और फोल्ड 7 के लिए आपको इतना बता सकता हूँ कि इंडिया के अंदर सैमसंग है ना 4-4.5 लाख फोन यहाँ पे बेच पाता है एक साल में, ज्यादा 5 लाख। इससे ज्यादा मोबाइल फोन सैमसंग के लिए भी मुश्किल है फ्लिप और फोल्ड में बेचना, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी जैसे सैमसंग ने ही शुरू किया था। चाइनीज कंपनीज भी हैं यहाँ पे इस फोन कैटेगरी के अंदर, लेकिन फिर भी फ्लिप और फोल्ड को बेचना सैमसंग के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी वाला टास्क है। बहुत मार्केटिंग, बहुत एडवर्टाइजिंग के बाद भी सैमसंग इस प्रोडक्ट कैटेगरी को अभी तक उठा नहीं पाया, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक तो यहाँ पर चलता ही रहता है। तो खैर सैमसंग तो यहाँ पे चल रहा है, सेकंड पोजीशन उसने कंसिस्टेंटली बना रखी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन वहां पर है, और खास तौर पे ऑनलाइन वॉल्यूम सैमसंग का इस बार थोड़ा ज्यादा मेरे को देखने को मिला है, तो वो एक चीज रहेगी। इसके साथ जो अगला ब्रांड है वो है यहाँ पे ओप्पो, जो कि 13.4% मार्केट शेयर के साथ है। हालांकि ओप्पो की स्ट्रेटेजी काफी ऐसी है कि ओप्पो कुछ ऐसे फोन निकालता है जो बिल्कुल ही ऑनलाइन सेक्टरिक होते हैं, जैसे कि के सीरीज उनकी काफी अच्छी लगती है, ऑनलाइन थोड़ी सी महंगी लगती है। ए सीरीज ओप्पो की टोटली ऑफलाइन सेंट्रिक है।
रीनो सीरीज उसको फ्लैगशिप बना के उतारते, लेकिन रीनो का जो मार्केट है वो इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं। ओवरऑल बात करें तो ओप्पो भी अपने डिज़ाइन कैमराज जो वीवो की स्ट्रेटेजी थी उसमें कर पाया, लेकिन वीवो ने कंसिस्टेंटली जो फोन्स और कैमरास पे काम किया है वो ओप्पो रिक्रिएट नहीं कर पाया। हालांकि ओप्पो एआई का नाम दिखा दिखा के मोबाइल फोन को बेचने की कोशिश करता है और ब्रांडिंग वगैरह पे यहाँ पर खेलता है, जिस वजह से ओप्पो ऑफलाइन वगैरह में मिलकर ये लोग चल रहे हैं। तो हाँ यार, ये कुछ बातें रहती है। लेकिन फोर्थ कंपनी ऐसी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ओप्पो से ही निकली थी, वो है रियलमी। रियलमी का जो मार्केट शेयर है वो है 9.7%। हालांकि एक जमाने में रियलमी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड था इंडिया और ग्लोबली, लेकिन अब रियलमी का मार्केट शेयर यहाँ पर डिक्रीज होने लगा है। भले ही रियलमी की रैंकिंग 4th है, लेकिन नेगेटिव में इसकी ग्रोथ हो रही है। सिंपल सा रीजन है, रियलमी बहुत ज्यादा फोन्स निकालता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इसके साथ ही आज भी रियलमी अपना ब्रांड परसेप्शन बिल्कुल चेंज नहीं कर पाए। रियलमी की जो सीरीज सबसे ज्यादा बिक रही है सी सीरीज, और नार्जो में उसको डेफिनेटली काम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर सीरीज आती है वहां पे जो रियलमी है वो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट गई है। इसके साथ ही रियलमी नार्जो सीरीज को एन सीरीज बना रही है और अपनी पी सीरीज को भी ले आई है। कुछ फोन्स उसके काफी अच्छे हैं। हालांकि रियलमी की पी सीरीज को भी यहाँ पे सक्सेस मिली है, लेकिन जिस सीरीज को बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली, जिसकी डिमांड थी इंडिया में, वो थी जीटी सीरीज। जीटी सीरीज आज भी बहुत डिफिकल्ट है रियलमी के लिए बेच पाना महंगे फोन को, और जो नंबर सीरीज के प्रो फोन्स रहते हैं वहां पर भी वैसा सेल्स का वॉल्यूम मिलता नहीं जिस लेवल की वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो रियलमी एक काफी स्ट्रगल वाले फेज के अंदर कूद रही है, जहां पे देखा जाए तो सस्ते में तो चलो हम फोन्स निकाल रहे तो बिक रहे, लेकिन सस्ते वाले फोन्स अगर निकालना रियलमी ने कम कर दिया, बंद कर दिया, सोचा सिर्फ महंगे में निकालेंगे, तो रियलमी के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि महंगे में रियलमी अभी भी मार्केट क्रैक नहीं कर पा रही है और उसके लिए लोग 25-30 हज़ार रुपए देने को तैयार ही नहीं है मार्केट में। लोग कुछ हैं दे रहे हैं, लेकिन बड़ा मेजोरिटी मार्केट जो है वो रियलमी के लिए कुछ खास है नहीं, इसलिए नेगेटिव ग्रोथ है। और ऐसे ही बात आती है Xiaomi की। Xiaomi 5th पोजीशन पर आती है, मार्केट शेयर होता है 9.6%। सिंपल सी बात ये कि रियलमी और Xiaomi के बीच में सिर्फ 0.1% का फर्क है, लेकिन बात ये कि Xiaomi ने ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स मार्केट में निकाले ही नहीं, जबकि रियलमी हर महीने इतने सारे लॉन्चेस करता है। तो Xiaomi की ऐसा हालत क्या? देखो Xiaomi के साथ कुछ बात है। 2021 के बाद से लगातार इनका मार्केट शेयर यहाँ पे गिर रहा है और लगातार इनकी सेल्स ड्रॉप हुई है। Xiaomi के लिए जो थोड़ा फ्लैट ईयर रहा था वो था 2023 से लेकर 2024, उसके बाद लग रहा था कि हाँ Xiaomi शायद 2024 के बाद 25 तक काफी अच्छे बाउंस बैक कर लेगी, लेकिन अभी तक उसने किया नहीं। उसके कुछ फंडामेंटल रीजन है। Redmi Note 14 सीरीज इतनी ज्यादा नहीं बिकी, इवन Redmi Note सीरीज को निकालने के लिए इन्होंने कई सारे लॉन्चेस को थोड़ा डिले कर दिया। अब Redmi 15 आ रहा है, वो देखने वाली बात है कि Xiaomi इसको किस तरीके से आगे उठाती है और किस तरीके से बाउंस बैक करती है। लेकिन सरप्राइजिंग चीज मुझे ये लगती है कि एक जमाने में जब हम बेस्ट फोन्स के बारे में बात करते तो हर बार एक Redmi या Redmi Note होता था, लेकिन जब भी हम बेस्ट फोन्स के बारे में बात करते तो अब Redmi और Redmi Note के फोन्स होते ही नहीं है मार्केट में। अब Redmi एक बाउंस बैक कर रही है, रीस्ट्रेटेजाइज कर रही है, कम फोन्स निकालेगी, अच्छे फोन्स निकालेगी। मैं तो बस यही चाहूंगा, और मैं तो ये चाहूंगा कि Redmi की तरफ से कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग फोन्स देखने को मिले। इसके साथ ही प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी भी मेरे को लगता है थोड़ी सी बैकफायर करी है Xiaomi की तरफ से, जहाँ पे Xiaomi 14 अल्ट्रा आए थे, साल 15 अल्ट्रा आए। सुना है 15 अल्ट्रा का जितना स्टॉक के लोग इंडिया में लाए थे सारा का सारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब Xiaomi 15 की बारी है, लेकिन फिर भी प्रीमियम के अंदर कोई ज्यादा बड़े मेजर नंबर से लोग नहीं निकाल पाए। Xiaomi को थोड़ा प्रीमियम में आने में टाइम लगेगा, देखते हैं Xiaomi की कहानी यहाँ पर क्या रहती है। 6th पोजीशन मेरे को काफी इंटरेस्टिंग कंपनी की लगती है, वो है मोटरोला, जो लिटरली इंडिया में ग्रो कर रही है विद 8% मार्केट शेयर। मोटरोला के बारे में कुछ खास बात है। मोटरोला अपने सभी फोन्स को फ्लिपकार्ट के थ्रू निकाल रहा है, ज्यादातर फोन इसके ऑनलाइन फोकस्ड ही रहते हैं। एज सीरीज अच्छा कर रही है, हालांकि मोटरोला की जो जी सीरीज होती है वही इसका वॉल्यूम ड्राइवर है, जहां पे मोटरोला के जो फोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा वॉल्यूम में बिक रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सही है, फीचर्स भी ठीक ठाक है, और तीसरी चीज एडवर्टाइजिंग इन लोगों ने बहुत ज्यादा कर रखी, खास तौर पे ऑनलाइन। जब भी नया मोटरोला का फोन लॉन्च होता है पूरे यूट्यूब के अंदर मोटरोला का एड देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं मोटरोला को बेनिफिट मिला है। प्रॉब्लम मोटरोला को आ रही है कि कस्टमर रिटेंशन की। लोग मोटरोला के कुछ फोन के साथ बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज, कैमरा रिलेटेड इश्यूज, बग्स, लेट अपडेट, कई सारी दिक्कतें जो मोटरोला को फिक्स करने की जरूरत है। और इसका वन ऑफ द कोर रीजन है कि 90% फोन्स मोटरोला खुद डिजाइन नहीं करता है, बाहर किसी से डिजाइन करवाता है, ओडीएम पार्टनर को पकड़ता है। ये वन ऑफ द कोर रीजन है मोटरोला के साथ। उसे अपने हाथ में कई सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, फिर जाके ही कुछ काम यहाँ पर हो पाएगा। लेकिन मोटरोला को देखा जाए तो अभी तक वो 6th पोजीशन पर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त मोटरोला के लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखते हैं मोटरोला यहाँ पे अगर अपनी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करे और कस्टमर्स का भरोसा जीते तो ही जा सकता है।
सकता है, क्योंकि जो ब्रांड लॉयल्टी होती है कस्टमर्स की वो मोटोरोला को अभी भी नहीं मिल रही है। 7th पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी है जिसे हमने कभी नहीं सोचा था कि एक जमाने में वो बहुत पीछे हुआ करती थी, और वो कंपनी 7th पर आ चुकी है, और मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की, विथ 7.5% मार्केट शेयर के साथ। और आईफोन के अंदर बात करें तो सिंपल सी बात है यार, एप्पल के आईफोन में आईफोन 15 को वो बेच रहे हैं, 16E को बेच रहे हैं। और जब मैं स्टैट्स पढ़ रहा था तो मैं खुद सरप्राइज हो गया। भले ही एप्पल वाले प्रो फोन को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देते तुरंत ही, लेकिन एप्पल वाले पुराने आईफोन्स को बेचते रहते हैं। आज भी मार्केट में आईफोन 14 भी देखने को मिल सकता है, आईफोन 15 ब्रांड न्यू बिक जाता है, आईफोन 16 को भी यहाँ पे ये लोग बेच रहे हैं। और पुराने आईफोन्स के जो रेट गिराते हैं तभी यहाँ पे उनके आईफोन ज्यादा बिकते हैं, जिस वजह से एप्पल को ग्रोथ मिली है। दूसरी चीज EMI और फाइनेंस स्कीम, इसका तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है। लेकिन मैंने एक और बात ऑब्जर्व करी एप्पल के साथ, और वो ये थी कि एप्पल फाइनेंस EMI पुराने आईफोन जितना ज्यादा वो कर सकते थे उतना कर करके जितना शेयर ले सकते थे ऑलमोस्ट ले चुके हैं। यहाँ से 1-1.5 या मैक्सिमम 2% या 3% ही यहाँ से जाएगा। 10% भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये पीक है ऑलरेडी यहाँ पे एप्पल इधर अचीव करा, क्योंकि 70 से 80% फोन जब इंडिया में 30,000 के नीचे बिक रहे हैं, तो 30,000 के ऊपर जब एप्पल प्रायोरिटी हो जाता है, उस केस में भी एप्पल का मार्केट शेयर इतना ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी जो वॉल्यूम ड्राइव हो रही है वो 30,000 के नीचे, जिस वजह से एक फुल स्टॉप तो लगेगा एप्पल की ग्रोथ के ऊपर, और वहां से थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो सकता है। लेकिन जो उनकी जो फ्लैट होती है ना ग्रोथ, अब वही होगी, जितना वो कर सकते थे उतना ऑलरेडी हो चुका है। ये एक फंडामेंटल चीज है। इसके साथ ही एप्पल के पास लॉयल्टी और कई सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अब एप्पल देखा जाए तो ये रहेगा कि कई सारे लोगों जब एप्पल ऑलरेडी पहुंच जाएगा तब एप्पल अपनी ब्रांड वैल्यू लूज करेगा, और उसके बाद दूसरी कुछ कंपनीज के पास मौका रहेगा अपने आप को डिफरेंशिएट करके सामने वाले से बेटर दिखाने का। अब उसमें सैमसंग भी आ सकता है, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है, गूगल जैसी कंपनी के, इवन नथिंग भी एक एग्जांपल है। लेकिन देखना है कि कौन यहाँ पे जगह लेगा। लेकिन फिलहाल 7th पोजीशन एप्पल की इधर। इसके बाद 8th पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी जो ऑनलाइन फोन्स निकाल के पॉपुलर हुई थी और वीवो की बैकिंग के साथ आती है, और मैं बात कर रहा हूँ आईक्यू की। 4.3% का मार्केट शेयर ले रखा है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2025 में। आईक्यू की बात करें तो इसके Z सीरीज के फोन बिल्कुल वीवो की T सीरीज के कॉपी है, और जो चीज वीवो अपने फोन में डाल रहा है वो इधर आ रही है। इवन खास तौर पे बात करें परफॉर्मेंस के अंदर, यहाँ पे अच्छा हार्डवेयर तो है, लेकिन अच्छा कैमरे के एल्गोरिथम सब वीवो से ले लिए, मैन्युफैक्चरिंग वीवो से उठा ली, इवन आफ्टर सेल्स सर्विस का एक्सपीरियंस भी वीवो से ले लिया, जिस कारण से आईक्यू जैसी कंपनी मार्केट में सस्टेन भी कर रही है, बिक भी रही है, लेकिन Z सीरीज बिकती है। नियो सीरीज में वो ड्राइव नहीं आता, नंबर सीरीज बस सबसे पहला या साल का पहला फ्लैगशिप फोन निकाल के ही बस मार्केट में शांत हो जाते हैं, जिस वजह से आईक्यू वॉल्यूम में ड्राइव तो कर गया Z सीरीज के कारण, लेकिन जो प्रीमियम होता है वो नहीं कर पाए। देखने वाली बात है आईक्यू के साथ आने वाले समय में क्या रहता है। लोगों को कुछ फोन इनके पसंद आते हैं, कुछ फोन अच्छे लगते हैं, लेकिन वीवो वाला ही फील यहाँ पर है, और वीवो जैसी ही स्ट्रेटेजी इन्होंने रिक्रिएट कर दी, बस फ्लैगशिप और प्रीमियम में बस अपने फोन्स को थोड़ा अलग रखा हुआ है। देखते हैं स्ट्रेटेजी आईक्यू को यहाँ पे कहां तक ले जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली आईक्यू का 8th पोजीशन पर आना अच्छा था। और 9th पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी है जो बहुत तेजी से यहाँ पे गिरी है, और वो है यहाँ पे पोको। पोको का मार्केट शेयर इंडिया में 3.8% का। पोको को स्ट्रगल हुआ है मार्केट के अंदर मल्टीपल फोन्स निकाल के और उनको ना बेच के, क्योंकि पोको की देखा जाए तो हालत अब लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे खराब हो रही है। और अब तो डर इस बात का है क्योंकि जब से मिस्टर हिमांशु जो पोको के एक्स कंट्री हेड थे वो भी अब निकल चुके हैं, और अब पोको जो है वो यहाँ पे किस डायरेक्शन में जाता है किसी को नहीं पता। क्या पोको रेडमी के अंदर मर्ज होगा ये भी नहीं पता। और जब हिमांशु थे उनके एंड तक पोको की अगर ऐसी हालत थी तो कहीं ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे टॉप 10 वाली लिस्ट से गायब भी हो जाए, क्योंकि पोको धीरे धीरे यहाँ पे नीचे गिरती जा रही है। क्योंकि पिछले साल तक पोको तो यहाँ पे ठीक कर रहे थे, लेकिन इस बार पोको यहाँ पे नहीं निकल पाई। पोको के ज्यादातर जो फोन बिकते हैं वो M सीरीज और C सीरीज के बिकते हैं। X सीरीज F सीरीज पुश की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम है उनके साथ, और वो है हाइपर OS के अंदर बैटरी ड्रेन के इशू की, जिस वजह से पोको के अंदर दिक्कतें आई हैं। और पोको का जो परसेप्शन होता है वो अब उतना अच्छा नहीं है मार्केट में जितना अच्छा हुआ करता था। अगली चीज पोको के बारे में कि पोको के पास जो है ब्रांड लॉयल्टी वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा मिसिंग होता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से पोको को नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं कि पोको का यहाँ पे फ्यूचर क्या रहता है। क्या पोको सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करता है या फिर रेडमी के अंदर ही मर्ज हो जाता है। इसके बाद 10th पोजीशन है ऐसी कंपनी की जिसके बारे में कभी नहीं सोचा था, वो है वन प्लस।
वन प्लस लगातार नीचे गिरती जा रही है और उसके कोर रीजंस कभी भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, वन ऑफ द कोर रीजन है कि वन प्लस है ना, कभी भी अफोर्डेबल सेगमेंट में काम नहीं कर रही। 24-25 हज़ार से इसके फोन शुरू होते हैं, 60 हज़ार तक जाते हैं। वन प्लस काफी कोशिश कर रहा है अपने आप को प्रीमियम एस्टैब्लिश करने का, लेकिन अभी भी स्ट्रगल इसका रुका नहीं है। कुछ अच्छे फोन इसने इस पर निकाले हैं, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर ग्रीन लाइन के साथ जो नेगेटिव परसेप्शन ब्रांड का बन चुका है अभी तक, उसे वो अभी तक नहीं हटा पा रहा है। मेरे को क्या लगता है कि वन प्लस को कंसिस्टेंटली फोन्स निकालते रहने चाहिए, कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते रहना चाहिए। अगर वो फोन्स निकालते रहेगी तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे गेन होगा। अभी जो लोगों का भरोसा हिला था, जिस वजह से वन प्लस का शेयर यहाँ पे गिर रहा है, वन प्लस को थोड़ा अवॉइड मिला है। वन प्लस को थोड़ा सा यहाँ पे काम करने की जरूरत है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को थोड़ा और अच्छा करने की जरूरत है, नंबर ऑफ फोन्स थोड़े से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। थोड़े प्रोडक्ट के लॉन्चेस अगर बढ़ाए तो एक अच्छा सिग्नल हो सकता है वन प्लस के अंदर। हालांकि एक सरप्राइजिंग फन फैक्ट मैं आपको बता देना चाहूंगा, वन प्लस मोबाइल फोन के अंदर थोड़ा गिरा है, लेकिन टैबलेट मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से उछला है और अच्छे तरीके से टैबलेट मार्केट को पकड़ा है। इवन वन प्लस इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग टैबलेट ब्रांड भी बनकर आया है सामने, तो वहां पर भी कुछ काम हुआ है। तो ये कुछ चीजें रहती हैं इनकी इधर। अब बात करते हैं उन कुछ कंपनीज की जो लिस्ट में अपनी जगह यहाँ पे नहीं बना पाई, लेकिन फिर भी मार्केट में टिकी हुई है। अब बात करता हूँ नथिंग जैसी कंपनी की। नथिंग का जो ऑलमोस्ट जो परसेंटेज का शेयर है वो 2 से 3% के बराबर आ पा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में नथिंग यहाँ पे सीधे वन प्लस को रिप्लेस कर सकता है। उसके पीछे का रीजन ये कि जो नथिंग जैसी कंपनी है यहाँ पे CMF जैसे ब्रांड में वॉल्यूम ड्राइव कर रही है। CMF ही उनका एक ऐसी चीज बन के बैठा हुआ है जो आज के समय में सबसे ज्यादा उसी के अंडर फोन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। अगर CMF जैसे ब्रांड को हटा दिया तो नथिंग बिल्कुल ही खत्म है, लेकिन CMF के साथ नथिंग अच्छा कर रही है। और हिमांशु जब CMF के हेड बनेंगे तो मेरे को लगता है कंपनी बहुत अच्छा करेगी और वन प्लस पोको को भी पीछे छोड़ेगी नथिंग। ये नथिंग का एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है। हालांकि बात करें तो नथिंग का फोन 3A 2A ये भी उनके चल रहे थे मार्केट के अंदर। और बात करें प्रीमियम फोन नथिंग की, जो फोन 3 था, तो वो तो सबको पता है कि क्या डिसीजन उन्होंने लिया। 80,000 का तो वो फोन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, लेकिन फिर भी नथिंग ने उस फोन को क्यों निकाला? नथिंग अपना सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे कि हम भी महंगा फोन बना सकते हैं, भले ही उनको पता उनका फोन नहीं बिकने वाला और बहुत ही कम बिका है उनका, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम ड्राइवर उसके लिए 10-15 हज़ार 20 हज़ार का CMF ही होने वाला है। वहां से जो पैसा बनाएंगे वो अपने महंगे फोन डालने और फ्लैगशिप में लगाएंगे और वहीं पे वो इनोवेशन वगैरह करेंगे, लेकिन क्रेजी इनोवेशन नथिंग भी नहीं करने वाला। और नथिंग वाले धीरे धीरे संभल के स्टेप ले रहे, क्योंकि नथिंग हम इस फेज में पहुंच चुका है कि कुछ गलत स्टेप लिए तो कंपनी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए कार्ल पे बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छे तरीके से कंपनी चला रहे। देखने वाली बात होगी नथिंग की रैंकिंग आने वाले समय में कितनी इंप्रूव होती है। और यस, नथिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन इंडिया। यस, ये बात भी यहाँ पे समझ में आती है। और इसी के साथ ही बात करें तो लावा जैसी कंपनी भी इंडिया के फोन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा कमबैक ले रही है। लावा 2% के आसपास के शेयर पे बैठी है, जहां पे मेजोरिटी जो फोन्स जो लावा की ब्लेज सीरीज के आते हैं वहां पर, जहां पे सस्ते में 5G फोन्स निकाल के उसने काफी अच्छा काम किया। हाल ही में लावा ब्लेज ड्रैगन आया था, पहला फोन निकाला उन्होंने स्नैपड्रैगन के 5G चिपसेट के साथ। इसके साथ ही लावा ने यहाँ पे अपना ब्लेज एमोलेड 2 निकाला, वो भी काफी अच्छा फोन है। और कुछ फंडामेंटल चीजें हैं लावा की जो अब उनके साथ काम करे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो है, लेकिन फोन सब उनके ठीक बन रहे हैं, जैसे कि क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जहां 10-12 हज़ार के सभी चाइनीज फोन के अंदर ब्लोटवेयर आते हैं और ये लोग क्लीन एक्सपीरियंस दे रहे हैं एंड्रॉइड का। ये अब इनके लिए पॉजिटिव बात बनता जा रहा है। इवन फीचर फोन वाला मार्केट में लावा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा रहा है और 10,000 रुपए के सेगमेंट में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड लावा है। जहां पे बाकी सारी कंपनीज मार्केट लूज कर रही हैं, वहां पे लावा धीरे धीरे यहाँ पर गेन कर रहा है। इसके साथ ही लावा धीरे धीरे 20,000 की कैटेगरी 20 से 25,000 में शायद अपने अग्नि सीरीज के साथ भी कूदे। और एक अच्छी बात है कि अग्नि सीरीज में लोग टाइम लेके अच्छा फोन बनाते, जल्दीबाजी में खराब फोन डिलीवर नहीं करते, इस वजह से उम्मीदें बढ़ जाती है। और मेरे को लगता है कि अग्नि सीरीज जो अग्नि 4 आएगा एक काफी गेम चेंजर वाला डिवाइस यहाँ पे हो सकता है। इसके साथ ही लावा जैसी कंपनी ने पिछले समय में काफी सारे फोन 10,000, 12,000, 13,000, 14,000 में लॉन्च करो, सभी के सभी फोन मेरे को काफी अच्छे लगे। यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस ट्रेंड को लावा कैसे कंटिन्यू करता है। एक तो नया चिपसेट दे रहे, कई सारे फोन ऐसे निकाल रहे जो मीडियाटेक के साथ काम करके निकाल रहे हैं और भी तेजी से पे एक्सपेंड कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि लावा जो है यहाँ पे और क्या काम करता है और किस तरीके से मार्केट शेयर रीगेन करता है। मेरे को लग रहा है कि 2020 एक कमबैक ईयर था, 2025 तक के ऐसा लग रहा है कि लावा का कमबैक हो चुका है, अब धीरे धीरे मार्केट शेयर ही गेन करने में लगा हुआ है। तो लावा की स्टोरी भी यहाँ पे ट्रैक करने लायक होगी। इसके साथ ही बात करूं मैं गूगल पिक्सल की, तो गूगल पिक्सल इंडिया के प्रीमियम मार्केट को टारगेट करता है। तकरीबन 0.25% का शेयर इनका यहाँ पर आता है, बहुत ही छोटा है, लेकिन 50-60 हज़ार की कैटेगरी में गूगल पिक्सल यहाँ पर बिकता है। और गूगल पिक्सल की बात है कि कुछ लोग जो आईफोन को पसंद नहीं करते वो गूगल पिक्सल के पीछे जा रहे हैं।
गूगल पिक्सल के सिंपल सा रीज़न है कि एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस अच्छा, पुराने फ़ोन्स भी मार्केट में रहते हैं, एंड्रॉयड का अपडेट सबसे पहले आता है, एंड्रॉयड के नए फीचर्स आते हैं और कोर रीज़न गूगल पिक्सल की सक्सेस को यहाँ पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे इसकी एआई का। एआई वाले ऐसे फीचर, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल रही है जो दूसरे ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा मिसिंग या उनमें लेट आते हैं और एप्पल में तो बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से गूगल राइज कर रहा है। और मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि आने वाले समय में गूगल इंडिया के अंदर बहुत अच्छा कर सकता है आने वाले 4-5 साल के अंदर, क्योंकि गूगल के पास बहुत टाइम है। इंडिया में स्ट्रेटजी रिवाइव कर रहा है, ऑफलाइन डाल रहा है, बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आज जो डिसीजन ले रहे हैं ना, इसका रिजल्ट 2 साल 3 साल के बाद दिखेगा। मेरी बात मान के रखना, गूगल पिक्सल बहुत तेजी से यहाँ पे उठेगा और टॉप 10 ब्रांड्स के अंदर अपनी एंट्री बनाएगा, ये बात रहेगी। इसके साथ ही जो बुरी हालत चल रही है वो चल रही है आपकी ट्रांसहैंड होल्डिंग की। इन्फिनिक्स आईटेल टेक्नो, आईटेल आज भी फीचर फोन वाले मार्केट में ही टिका हुआ है, 10,000 के नीचे ज़्यादा कुछ खास कमाल दिखा नहीं पा रहा है। इसके साथ ही बात करें इन्फिनिक्स के अंदर भी वॉल्यूम यहाँ पे तेजी से गिरा है। आज के समय में इन्फिनिक्स अच्छे फ़ोन फ्लिपकार्ट के थ्रू निकालता है, लेकिन वो वॉल्यूम ड्राइवर नहीं ड्राइव करवा रहा है जो 3 से 4 साल पहले करता था। लोगों का जो भरोसा होता है इन्फिनिक्स टेक्नो के, उसको वो टियर 2 टियर 3 ब्रांड के रूप में ट्रीट करते हैं और वो लोग अभी भी वहीं पर टिके हुए हैं। वहाँ पे उससे उन्हें निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इवन टेक्नो ने तो बहुत सारे काम किए, फ्लैगशिप फोन, प्रीमियम फोन सब निकाल लिया, लेकिन वही बात है यार, टियर 3 टियर 4 से ही वहाँ पे सेल्स आ रही है और अपना जो ब्रांड परसेप्शन होता है लोग नहीं बदल पा रहे। मतलब इनका ब्रांड परसेप्शन मार्केट में इतना ज़्यादा बुरा है कि Xiaomi, Realme से भी नीचे गिरा दिया गया है। अब उस केस में इस ब्रांड को उठ पाना बहुत मुश्किल है और अपने लोगों को कन्विंस कर पाना कि हमारा फ़ोन ले और ब्रांड लॉयल्टी ले पाना, वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे। तो यार हालत तो ख़राब है ट्रांसहैंड होल्डिंग की। देखते हैं आने वाले समय कमबैक होता है कि नहीं होता, इन्फिनिक्स क्या करता है। इंडिया मार्केट की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे ट्रांसहैंड ठीक चल रहा है अफ्रीका के मार्केट के कारण, लेकिन इंडिया मार्केट में अपनी पोजीशन अब लूज होती जा रही है इसकी। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। तो दोस्तों यार, ये थी लेटेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड्स की रैंकिंग जो मैंने आप लोगों को बताई। कौन से ब्रांड में क्या चल रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, सब कुछ था इसके अंदर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे बताऊँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।